स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन के बारे में। इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर हमने चर्चा की थी फर्टिलाइजेशन जो है इसके जर्नल इंट्रोडक्शन के बारे में, और इसके बाद हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो है वो हमने डिस्कशन किया था अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, यानी कि अंडाणु तक शुक्राणु जो है वो पहुंचता कैसे है उसके बारे में। और अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी कि शुक्राणु का प्रवेश। अगर हम बात करें शुक्राणु के प्रवेश की, तो हम देखते हैं कि शुक्राणु प्रवेश कहाँ पर करेगा कि जब स्पर्म जो है वो ओवम यानी कि अंडाणु तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, अंडाणु की भित्ति को गला करके उसके अंदर प्रवेश करेगा। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब हम शुक्राणु की अंडाणु के अंदर प्रवेश की बात करें तो हम देखते हैं ओवम के बारे में, कि अगर हम ओवम के बारे में बात करें तो एक साइंटिस्ट थे लिली के अनुसार ओवम जो है यानी कि अंडाणु जो होता है इसके ऊपर पाया जाता है फर्टिलाइजिन। ठीक है, फर्टिलाइजिन जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, या हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजिन जो है वो एक एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। और ये फर्टिलाइजिन जो है वो कहाँ पाया जाता है, ओवम के ऊपर पाया जाता है। और ओवम जो है इसकी सरफेस जो है इसके ऊपर शुक्राणु स्नेही स्थल मौजूद होते हैं, जहाँ पर शुक्राणु आकर के इस अंडाणु के साथ जुड़ सकता है, इसके साथ चिपक सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें स्पर्म की, तो देखो हमने जब बात की ओवम की तो हमने कहा ओवम के ऊपर क्या होता है, फर्टिलाइजिन होता है। और इसी प्रकार से अगर बात की जाए शुक्राणु की यानी कि स्पर्म की, तो स्पर्म के ऊपर पाया जाता है एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे बेलिंस्की के अनुसार स्पर्म जो है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है। और ये एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो क्या होता है, एक अम्लीय प्रकृति का प्रोटीन होता है, एसिडिक नेचर का प्रोटीन होता है। आगे बात करते हैं कि प्रत्येक जाति के लिए प्रोटीन विशिष्टता दर्शाते हैं, यानी कि जो ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन है वो क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जातीय विशिष्टता दर्शाते हैं। यहाँ पर जातीय विशिष्टता का मतलब ये है कि अगर आप दो अलग अलग जाति के अंडाणु और शुक्राणु लो तो उनके फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो आपस के अंदर कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। और इसके स्थान पर अगर स्पर्म और ओवम एक ही जाति के हों तो ऐसी स्थिति के अंदर स्पर्म के ऊपर मौजूद एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो उसी जाति के अंडाणु के ऊपर मौजूद जो फर्टिलाइजिन है इसके साथ रिएक्ट करेगा, और जिसके कारण ये स्पर्म जो है वो इस अंडाणु के साथ चिपक जाएगा। और अगर ये दोनों अलग अलग जातियों के होंगे तो उस स्थिति के अंदर स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो किसी दूसरी जाति के अंडाणु के ऊपर उपस्थित जो फर्टिलाइजिन है उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि जिसके कारण वो उसके साथ नहीं चिपकेगा। यही कारण होता है कि एक जाति का शुक्राणु जो है वो उसी जाति के अंडाणु के साथ निषेचन की क्रिया कर पाता है। अब इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रत्येक जाति के लिए जो ये प्रोटीन है, कौन से, एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन, ये क्या दर्शाते हैं, विशिष्टता दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि किसी जाति विशेष के स्पर्म पर उपस्थित एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो उसी जाति के अंडों पर उपस्थित फर्टिलाइजिन से क्रिया करते हैं, यानी कि ये क्या दिखाते हैं, जाति विशिष्टता दर्शाते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। आगे बात करते हैं कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो अंतः क्रिया द्वारा अंडे व शुक्राणु एक दूसरे से चिपक जाते हैं। कि अगर शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक ही जाति के होंगे तो इनके ऊपर उपस्थित एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन जो है वो आपस के अंदर अंतः क्रिया करेंगे, और जिसके कारण ये शुक्राणु जो है वो उस अंडाणु के साथ चिपक जाएगा। आगे बात करते हैं कि जब शुक्राणु जो है वो अंडाणु के पास आता है तो या उसके कांटेक्ट में आता है तो उस दौरान क्या है, स्पर्म द्वारा भेदन किया जाता है उस अंडाणु की भित्ति का, और उस शुक्राणु के द्वारा जो उस अंडाणु की भित्ति का जो भेदन किया जा रहा है वो एक केमिकल मैकेनिज्म होता है, रासायनिक क्रिया होती है।
कि ये मान लो अंडाणु है और इस अंडाणु के साथ जब ये शुक्राणु आता है, स्पर्म आता है इसके कांटेक्ट के अंदर अंडाणु के, तो इस अंडाणु के ऊपर मौजूद जो इसकी भित्ति है जिसके रूप में यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा भी है, कोरोना रेडिएटा भी है, ठीक है। तो ये इनको तोड़ करके क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा। तो ये जो क्रिया होती है वो एक रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। अगर हम इस रासायनिक क्रिया के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि जो शुक्राणु है, ठीक है, इसके ऊपर एक टोपी नुमा संरचना के रूप में एक्रोसोम पाया जाता है, जिसके बारे में हम जब शुक्राणु की संरचना का अध्ययन कर रहे थे तो उस दौरान इसका अध्ययन किया था एक्रोसोम का। तो शुक्राणु जो होता है उसके ऊपर जो टोपीनुमा संरचना के रूप में जो एक्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक्रोसोम क्या करता है कि जब ये शुक्राणु अंडाणु के कांटेक्ट या उसके संपर्क में आता है तो इस एक्रोसोम के द्वारा स्पर्म लाइसिन यानी कि अंडाणु की भित्ति को गलाने वाले जो एंजाइम हैं वो मुक्त किए जाते हैं। और ये स्पर्म लाइसिन जो है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का प्रोटीन होता है। और ये स्पर्म लाइसिन जो एंजाइम है जिनको एक्रोसोम के द्वारा रिलीज किया गया है, इनका मेन कार्य क्या है, इनका मुख्य कार्य है अंडे के आवरण को घोलकर शुक्राणु को उसके अंदर प्रवेश करवाने के लिए मार्ग का निर्माण करना। कि जैसे ही अंडाणु जो है या ओवम जो है उसके कांटेक्ट के अंदर जब स्पर्म आएगा तो इस स्पर्म या शुक्राणु के ऊपर मौजूद जो एक्रोसोम है वो स्पर्म लाइसिन नाम के जो एंजाइम है उनको रिलीज करेगा। और ये एंजाइम क्या करेंगे, ओवम यानी कि अंडाणु की जो भित्ति है उसको गला देंगे और जिसके कारण वहाँ पर इस शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग का निर्माण हो जाएगा, एक पथ का निर्माण हो जाएगा, जिससे होते हुए ये शुक्राणु जो है वो आसानी से अंडाणु के अंदर प्रवेश कर पाएगा। आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें इस शुक्राणु जो है इसके ऊपर मौजूद एक्रोसोम के बारे में, तो ये एक्रोसोम जो है वो क्या करता है, स्पर्म लाइसिन जो एंजाइम है उनको मुक्त करता है। और इन स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो है इसके अंदर मुख्य रूप से 3 एंजाइम होते हैं, ठीक है। कितने एंजाइम होते हैं, 3। और कौन कौन से होते हैं देखो, इनमें से एक तो होता है हाइलुरोनिडेज, जो मुख्य एंजाइम है कौन सा, हाइलुरोनिडेज। ये हाइलुरोनिडेज क्या करता है, जो ये अंडाणु है इसके चारों ओर मौजूद जो अदर सेल्स हैं, ठीक है, उनके बीच के अंदर जो है वो हाइएलुरोनिक अम्ल मौजूद होता है जो एक सीमेंट की भांति कार्य करता है, जो उनको आपस के अंदर जोड़े हुए रखता है, ठीक है। तो ये हाइलुरोनिडेज क्या करता है, जो इस ओवम के चारों ओर जो कनेक्टिंग टिश्यू है, जो संयोजी उत्तक है, इनकी कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाला जो हाइलुरोनिक अम्ल जो है इसको घोलने का कार्य करता है। और जब ये हाइलुरोनिक अम्ल घुल जाता है तो इसके कारण इसके चारों ओर प्रेजेंट जो अदर सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो क्या करता है कि ओवम जो है इसके चारों ओर मौजूद जो अदर सेल्स हैं उनके अंतराकोशिक अवकाश के अंदर मौजूद जो हाइलुरोनिक अम्ल है उसको घोल देता है, जिसके कारण वो सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर स्पर्म लाइसिन के रूप में जो दूसरा एंजाइम होता है वो होता है कोरोना लाइसिन। और ये कोरोना लाइसिन जो है वो क्या करता है कि जो ओवम होता है उसके चारों ओर कोरोना रेडिएटा का जो आवरण होता है उसको डिसॉल्व करने का कार्य करता है। तो हाइलुरोनिडेज ने क्या किया, हाइलुरोनिक अम्ल जो है इसको डिसॉल्व कर दिया, और कोरोना लाइसिन जो है ये क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर देगा। और जब कोरोना रेडिएटा डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद जो इसके अंदर का जो एक आवरण और शेष बचता है और वो होता है जोना पेल्यूसिडा। तो इसलिए अब नेक्स्ट जो स्पर्म लाइसिन के अंदर मौजूद जो तीसरा घटक होता है जिसके लिए नाम यूज में लिया जाता है जोना लाइसिन या एक्रोसिन, ठीक है। आपकी आरबीसी की जो बुक है उसके अंदर एक्रोसिन नाम दिया गया है और इसे हम जोना लाइसिन भी कह सकते हैं। ये जोना लाइसिन या जो एक्रोसिन है वो क्या करता है, जोना पेल्यूसिडा जो होती है उसको डिसॉल्व करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ओवम है
इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, फर्टिलाइजिन। इसी प्रकार से जो स्पर्म है वो क्या करेगा, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एंटी फर्टिलाइजिन। और ये एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन जो है वो क्या दर्शाते हैं, जातीय विशिष्टता दर्शाते हैं। यानी कि ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन उसी स्थिति के अंदर आपस में क्रिया करते हैं जब अंडाणु और शुक्राणु एक ही जाति के होते हैं। और जब शुक्राणु और अंडाणु एक ही जाति के होते हैं तो उस स्थिति के अंदर ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन आपस में क्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण वहाँ पर शुक्राणु जो है वो इस अंडाणु की सरफेस के साथ या इसकी भित्ति के साथ चिपक जाता है। और इसी दौरान अब एक्रोसोम के द्वारा जो है वो स्पर्म लाइसिन्स जो एंजाइम है उनको मुक्त किया जाता है, जिसके कारण ये इसकी भित्ति को गला करके शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के लिए मार्ग का निर्माण करते हैं। और स्पर्म लाइसिन के रूप में मुख्य रूप से 3 एंजाइम जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें से पहला है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करेगा, अंतराकोशिक अवकाश के अंदर उपस्थित हाइएलुरोनिक अम्ल जो है इसको डिसॉल्व करने का कार्य करेगा। दूसरा है कोरोना लाइसिन, ये कोरोना रेडिएटा जो है उसको डिसॉल्व करने का कार्य करेगा। और तीसरा है जोना लाइसिन या एक्रोसिन, ये जोना पेलुसिडा जो है इसको डिसॉल्व करने का कार्य करेगा। इसके बाद देखते हैं कि जब ये शुक्राणु जो है वो अंडाणु के कांटेक्ट में आता है और इसके साथ चिपक जाता है, और उसके बाद में जब इसके एक्रोसोम के द्वारा जो है वो हाइलुरोनिडेज एंजाइम, कोरोना लाइसिन और जो जोना लाइसिन या एक्रोसिन है, इनके द्वारा जब कोरोना रेडिएटा को और जो इसकी जोना पेलुसिडा आदि जो है उनको जब डिसॉल्व कर दिया जाता है तो वहाँ पर एक मार्ग का निर्माण हो जाता है, और उस मार्ग के द्वारा जो है वो ये शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसके बाद क्या होता है कि एक्रोसोम की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली जो झिल्ली होती है, उसके द्वारा एक दृढ़ नलिका के समान संरचना का निर्माण किया जाता है। कि जैसे ये मान लो स्पर्म है, शुक्राणु है, इसके ऊपर एक टॉपीनुमा संरचना के रूप में जो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, इस एक्रोसोम के द्वारा स्पर्म लाइसिन एंजाइम के रूप में हाइएलुरोनिडेज, ठीक है, और इसके अलावा जो है कोरोना लाइसिन और जोना लाइसिन आदि एंजाइम जो है वो रिलीज किए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, इसकी जो भित्ति है उसको गला देता है। ठीक है, ठीक है। तो देखो हम बात कर रहे थे कि जब स्पर्म जो है वो ओवम के कांटेक्ट में आता है तो इसके एक्रोसोम के द्वारा स्पर्म लाइसिन जो है वो रिलीज किए जाते हैं, जिसके अंदर हाइलुरोनिडेज, कोरोना लाइसिन या जोना लाइसिन और एक्रोसिन जो है वो होते हैं, जिनके द्वारा जो है वो अंडाणु की जो भित्ति है उनको गला दिया जाता है, और जिसके कारण अब इस अंडाणु के ऊपर एक पाथ का निर्माण हो जाता है, जिससे होते हुए शुक्राणु जो है वो इस अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सकता है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये शुक्राणु है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर ये एक्रोसोम प्रेजेंट था टॉपिनोवा संरचना के रूप में। अब इसके बाद क्या होगा कि जब ये इस अंडाणु की भित्ति को गला देगा तो इसके बाद इस एक्रोसोम की जो आंतरिक झिल्ली है उसके द्वारा इस तरह से एक दृढ़ नलिका के समान संरचना बनाई जाएगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, और इसे हम नाम देते हैं एक्रोजोमल फिलामेंट। क्या नाम देंगे इसको? ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर बनी है इसको क्या कहेंगे? एक्रोजोमल फिलामेंट। तो देखो कि इसके बाद एक्रोसोम के अंदर वाली जो झिल्ली है वो एक दृढ़ नलिका बनाती है, और इस दृढ़ नलिका को हम क्या कहेंगे? एक्रोजोमल फिलामेंट कहेंगे। ये जो यहाँ पर ये नलिका लाइक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर बनी है इसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे? हाँ, एक्रोजोमल फिलामेंट जो है वो नाम देंगे। और इसी एक्रोजोमल जो फिलामेंट है यहाँ पर AF यानी कि एक्रोजोमल फिलामेंट, ये एक्रोजोमल फिलामेंट जो है इसकी सहायता से स्पर्म जो है वो अंडे की यानी कि ओवम की प्लाज्मा झिल्ली को तीव्र उद्दीपन प्रदान करता है, और इस तीव्र उद्दीपन के कारण अब ये अंडा जो है वो निषेचन के लिए तैयार हो जाता है। तो देखो हमने क्या देखा कि इस स्पर्म के एक्रोसोम के द्वारा इस अंडाणु की भित्ति को गलाने के बाद
इस एक्रोसोम की आंतरिक झिल्ली के द्वारा एक दृढ़ नलिका का निर्माण किया जाता है और ये दृढ़ नलिका जो है वो एक्रोजोमल फिलामेंट कहलाती है। और ये एक्रोजोमल फिलामेंट जो है वो इस ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तीव्र उद्दीपन प्रदान करता है और इस तीव्र उद्दीपन के कारण अब ये ओवम जो है वो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, निषेचन के लिए प्रेरित हो जाता है। अब अगर हम बात करें मैमल्स के बारे में, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन का अध्ययन करना। और अगर हम बात करें मानव की, तो मानव क्या है, स्तनधारी प्राणी है। तो अगर हम बात करें स्तनधारी प्राणियों की यानी कि मैमल्स की, तो हम ये कहते हैं कि मैमेलियन जो स्पर्म है यानी कि जो स्तनधारी प्राणियों का जो शुक्राणु है उसके द्वारा इस प्रकार से ये एक्रोजोमल जो फिलामेंट है इसका निर्माण नहीं किया जाता। कि जनरली तो क्या होता है कि एक्रोसोम की आंतरिक झिल्ली के द्वारा एक दृढ़ नलिका का निर्माण किया जाता है और ये दृढ़ नलिका जो है वो एक्रोजोमल फिलामेंट के रूप में कार्य करते हुए जो ओवम है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काफ़ी तीव्र उद्दीपन प्रदान करती है, स्टिमुलेशन देती है, जिसके कारण अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए मैमल्स की, तो स्तनधारियों के अंदर इनके स्पर्म के द्वारा जो है वो किसी भी प्रकार का इस तरह से एक्रोजोमल जो फिलामेंट है इसका निर्माण नहीं किया जाता। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने अभी कहा कि जो स्तनधारी प्राणी हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार के एक्रोजोमल फिलामेंट का निर्माण नहीं किया जाता। तो अब बात आती है कि मैमल्स जो स्पर्म है उनके अंदर इस एक्रोजोमल फिलामेंट के निर्माण करने की ज़रूरत जो है वो क्यों नहीं पड़ती, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर हम इसके रीज़न की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो मैमेलियन स्पर्म है यानी कि स्तनधारी प्राणियों का जो शुक्राणु होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, काफ़ी क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। और इसके अत्यधिक क्रियाशील होने के पीछे का जो कारण है वो ये होता है कि मैमेलियन जो स्पर्म होता है, स्तनधारी प्राणियों का जो शुक्राणु होता है, इसको दो जगह से क्रियाशील बनाया जाता है। यानी कि मैमेलियन जो स्पर्म है उसको एक्टिव करने के लिए दो जगह मौजूद होती है जहां पर उसको एक्टिव किया जाता है। और ये जगह कौन कौन सी होती है, जिनमें से एक तो होता है एपिडिडाइमस यानी कि अधिवर्षण, जहां पर शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन किया जाता है, और दूसरा होता है वेजाइना, कि जब नर सदस्य के द्वारा मैथुन की क्रिया के दौरान वीर्य को मादा की वेजाइना यानी कि योनि के अंदर संकलित किया जाता है, तो वहां पर इस वेजाइना के द्वारा जो है वो कुछ पोषक पदार्थ जो है वो सिक्रीट किए जाते हैं जिनको ये स्पर्म ग्रहण करता है और उसके कारण जो है वो ये और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो मैमेलियन स्पर्म होता है या स्तनधारी प्राणियों का जो शुक्राणु होता है उसके अंदर इस एक्रोजोमल फिलामेंट के निर्माण की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको जो है वो दो जगह के ऊपर क्रियाशील बनाया जाता है, और वो दो जगह कौन कौन सी है, एक तो है एपिडिडाइमस और दूसरा है वेजाइना, जिसके कारण जो है वो ये ज़्यादा एक्टिव होता है और बिना एक्रोजोमल फिलामेंट के ही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उद्दीपित करने में सक्षम होता है, जिसके कारण अब वो निषेचन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद की जो प्रोसेस है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।